तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको कि हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं थी। ठीक, इनको मेंशन किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। ठीक है, इनको मेंशन किया गया है अंडर द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जो भी डिटेल्स होगी उसको हम अभी क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस समय फॉर्म आर ओ के भरे जा रहे हैं। अगर जिन्होंने नहीं अप्लाई किया हुआ है तो 9 नवंबर तक लास्ट डेट है, उसको अप्लाई कर देना है, उसमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जो भी OTR रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो जैसे मानो कि कई केसेज ऐसे आ रहे हैं कि आपका डेटा दे दे रहा है 10th क्लास का, जो क्वालिफिकेशन हो रही है उसके साथ पासिंग ईयर और रोल नंबर दे दे रहा है इंटर क्लास का, मतलब आपके सेकेंड ईयर का। तो उसमें क्या करना है इंटरमीडिएट में उसमें क्या करना है कि आप फॉर्म को पूरा स्टार्ट से लेकर कुछ एंड तक पूरा फिलअप कर दो। लास्ट में कुछ में ऑप्शन आ रहा है सिंक्रोनाइज करने का, उसको आप सिंक्रोनाइज कर दीजिए। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं और अगर इलाहाबाद में हैं तो आप जाकर के आयोग को विजिट करिए, वो लोग सिंक्रोनाइज कर दें, क्योंकि प्रोसेस एक ही है। जैसे वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो फॉर्म को फिलअप करिए एंड तक। लास्ट में जाकर के OTR डैशबोर्ड पे अपने जब देखेंगे समीक्षा अधिकारी की फॉर्म फिलअप रहेगी तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिंक योर डेटा विथ योर OTR। तो सिंक कर देना है तो डेटा को OTR के साथ सिंक हो जाएगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे आपके OTR पे उसको उसके साथ फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरिए। 9 नवंबर तक डेट है। मान के चलिए कि चूंकि इसमें साइट थोड़ी गड़बड़ चल रही है, इसमें साइट में दिक्कत चल रही है, तो ये 10 दिन के लिए और एक्सटेंड हो सकती है। मतलब एक चांसेस हैं एक्सटेंड होने के, ऐसा कुछ अभी प्री एजम्पशन किया नहीं गया है। तो आप मान के चलो कि 9 नवंबर तक है तो इसको एक्सटेंड करके लोग 15 नवंबर तक भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस टाइम में दिवाली भी रहेगी तो शायद हो सकता है इसको एक्सटेंशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारी क्लास की टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो इसके पार्ट से रिलेटेड आ जाएंगे, किस पार्ट में मेंशन है, या फिर इसके जो क्वेश्चन आएंगे इसके कमेटी के ऊपर आएंगे, कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड की थी, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी थी, अभी आगे क्लास में देखेंगे हम। या फिर जो कुछ ड्यूटीज़ होती हैं तो उसमें ऑप्शन में दे देंगे कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो वहाँ से क्वेश्चन इसका आने के 3 चांसेस रहते हैं, एक पार्ट से, दूसरी कमेटी कौन सी थी और तीसरा उसके ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में उसको देखते हैं। हम आज की क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्ट भी करते हैं और एंड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी के लिए और इस समय हम अकेले सिर्फ पॉलिटी क्लास को लेकर के चल रहे हैं। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाएंगे वो अभी आपकी जो 28 और 29 तारीख को पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी कुछ फैक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, जो कि मेंशन किया गया है अंडर द पार्ट 4A। ठीक है, 4A में इसको मेंशन किया गया कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी को। अब देखिए ये क्या कहता है। फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया है कि दे आर द रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर होते हैं। किस चीज़ के रिमाइंडर? कि वाइल एंजॉइंग द राइट्स, जिस समय आप अपने राइट्स का एंजॉयमेंट कर रहे हो कि हमें इसका अधिकार है, हमें इस चीज़ का अधिकार है। ठीक, तो जिस समय आप अपने अधिकारों का मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हो, जिस समय अपने राइट्स का आप एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो उस समय आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भूल ना जाना। ठीक है, वन शुड रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज वाइल एंजॉइंग द राइट्स, वन शुड रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। जब आप अपने अधिकारों को एंजॉयमेंट कर रहे हो तो उस समय आपके अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो एक ये क्या होता है, एक रिमाइंडर होता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। तो ये एक रेड हॉर्न टाइप का कर लो, है ना, लाल बत्ती जैसे एक ये रिमाइंडर है स्टेट के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, इसको हमने बोरो कहाँ से किया था, सोवियत यूनियन से। जब हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, जब वो क्लास हमने अपलोड करी थी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हमने इस चीज़ को देखा भी था कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से बोरो किया गया, सोवियत यूनियन से। ठीक है ना, इसमें देखिए आगे वही चीज़ देखिए जो भी हम लोगों ने डिस्कस की स्टार्टिंग में, कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, ये सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटी, दे वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसी एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया था, ऐड किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि ओरिजिनली तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, है ना, ओरिजिनली ये चीज़ संविधान में अपने नहीं थी। इसको ऐड किससे किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, राइट। इसके बाद देखिए, ये देखिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी ना, स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी को, कि फंडामेंटल ड्यूटी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। इसको अपने को कहीं इधर स्टार्टिंग में लिख लेना है, कौन दिया था, स्वर्ण सिंह कमेटी।
ठीक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पेट में पूछा जा सकता है, और ऐसे यहाँ तक पीसीएस तक एग्जाम में 2014-15 के आसपास में इसको पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी किस कमेटी के थ्रू इसको सेटअप किया गया, तो कौन सी कमेटी आ जाएगी, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब देखिए ये हो गया आपका इतना। अब कुछ उसके फीचर्स देखिए फंडामेंटल ड्यूटी के, है ना, फीचर्स इसके कैसे हैं, क्या इसमें बताया गया है कि सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज वाइल सम आर द सिविक, कुछ आपके मोरल ड्यूटीज हैं, है ना, और कुछ उसमें क्या है आपके सिविक ड्यूटीज हैं। तो इन दोनों को बाइफरकेट किया गया, मोरल मतलब कि थोड़ा सा मोरलिटी की तरफ जाती हुई, और सिविक जो कि थोड़ी सोसाइटी के लिए अपनी क्या है ज़रूरी है। तो जैसे मोरल में क्या आपके हो जाएगा, जैसे कि रिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, है ना, और सिविक वगैरह में क्या हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट, टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का जो मॉन्यूमेंट हो उसकी। तो इस तरीके से बाइफर्केशन किए गए, जो भी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट में उसको क्या किया गया है, बाइफर्केट किया गया है, कुछ को मोरल बताया गया, कुछ को सिविक बताया गया। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये जो होती है कन्फाइंड ओनली टू द सिटीजन्स हैं। जिस तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो होती थी उसमें कुछ सिटीजन्स के लिए भी था, कुछ फॉरेनर्स के लिए भी था। उसमें जो सिटीजन्स के लिए जो एक्ट अपने थे फंडामेंटल ड्यूटी में, तो वो देखिए किस तरीके से थे, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो थी ना राइट्स, ये आपकी थी ओनली टू सिटीजन्स, ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब सिर्फ इंडियंस के लिए था ये। इसके अलावा जितनी आ जाएंगी फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जितनी भी आ जाएंगी, तो सारी के सारी क्या है, फॉरेनर्स के लिए भी है और सिटीजन्स ऑफ इंडियन के लिए भी, इंडियंस के लिए भी है। तो इसको बहुत इजी याद रखना, 15, 16 एक ही साथ आते हैं, इसको पकड़ लीजिए। 19, 29 पे लगभग वही है, 19, 29 और फिर 29 के साथ क्या है, 30 है। तो जैसे यहाँ 15, 16 है, वैसे यहाँ पे 29, 30 है, एक साथ ये दोनों आते हैं, बीच में 19 को ऐड करना है, तो 29 से पहले अपने क्या ऐड कर देना है, 19। तो ये एक आपका मतलब एक ट्रिक था इसको याद करने का, किस कौन सी एक्ट होते हैं जो सिर्फ इंडियंस को हैं, कौन सा एक्ट है जो फॉरेनर्स के लिए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट जो कि दोनों के लिए था, सिटीजन्स के लिए भी रहता था और फॉरेनर्स के लिए भी रहता था, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडियंस के लिए है। इसको हमें याद रखना है। इसके आगे देखिए ये बता रहा है कि लाइक डीपीएसपी, डीपीएसपी के जैसे ही दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि इनके वायलेशन पे क्या होगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। जिस तरीके से डीपीएसपी के अंदर था उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब कि आप इनके वायलेशन पे क्या होगा, कोर्ट को आप नहीं जा सकते हो, आप कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते हो। सेम चीज डीपीएसपी में भी होती है, आप वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, और सेम वही फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, ये भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक, तो एक ये ओवरव्यू हो गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, कहाँ से इनको ऐड किया गया, कौन सी कमेटी के हेल्प से ऐड किया गया, फिर उसके कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, जहाँ से कि अपने एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसको यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, अप्रोक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। अगले जो 3 बचेंगे उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी इन 8 को हम डिस्कस करते हैं, 8 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट को आप देखिए, टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा खड़ा रहना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहना है। ठीक, एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, इसके जो आइडियल्स हैं किसके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि यूनिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, ये कुछ उसके जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी रिस्पेक्ट करना है, जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह हो गए। नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, वो तो सभी को पता है, और नेशनल फ्लैग का भी रिस्पेक्ट करना है और करना भी चाहिए। तो ये सब क्या हो गई, ये अपना क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने संविधान के साथ रहिए, उसके आइडियल्स को, उसके इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए। ठीक, तो इसमें क्या करना है, एक बड़ा से यहाँ पर रिस्पेक्ट लगा देना है। ओके, ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। सेकंड में देखिए, फॉलो करना है नोबल आइडियल्स को जो कि दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ऐसे नोबल आइडियल्स जो कि नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए इंस्पायर कर रहे थे, उन आइडियल्स को हमें फॉलो करना है। वो आइडियल्स में क्या क्या हो सकते हैं,
वो आइडियल्स में आपके हो सकते हैं फिर से वही यूनिटी हो सकता है ना, नेशनलिज्म हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र की जो भावना थी वो बहुत बड़ा अंदर से इंस्पायर करती थी, किसके लिए, नेशनल स्ट्रगल के लिए। फ्रेटर्निटी हो सकता है, भाईचारा, ब्रदरहुड, है ना। सोवरनिटी हो सकता है कि कंट्री से ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। इंटीग्रिटी भी हो सकता है। तो ये कुछ नोबल आइडियल्स हैं। फिर एक सेकुलरिज्म भी हो सकता है। हम्म ये कुछ नोबल आइडियल्स है जो कि क्या करती थी, इंस्पायर करती थी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। तो हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, याद रखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको फॉलो करना है। अगला देखिए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड टू डू सो। अपनी कंट्री को आपको हमेशा डिफेंड करना है, नो मैटर कि सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है। जिधर अपना देश रहेगा उधर ही क्या होना है, अपने सिटीजन्स को भी खड़े रहना है, हम लोग को भी खड़े रहना है। अब ये नहीं कि कंट्री किसी चीज़ को फेवर कर रही है, आप किसी और चीज़ को फेवर कर रहे हो। तो देखो, पर्सनली वो चीज़ अलाउ है, फंडामेंटल राइट्स उतना अलाउ आपको देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन जब एज अ कंट्री के रिप्रेजेंटेशन की बात आए, आप कहीं और चले गए हो, कहीं आप फॉरेन में हो, वहाँ पे आपके बोलने का जो एक जो स्टैंडर्ड है वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री को फेवर करना पड़ेगा, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देश के अंदर आपका जो मन कर रहा है आप वो करिए, क्योंकि पर्सनल इंडिविजुअल की जो राय होती है उतने कोई फर्क पड़ती भी नहीं किसी को। लेकिन जब आप कहीं फॉरेन में जाइए, आपको कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंड मिले, तो वहाँ पे क्या करना है, अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, ना कि उसके अगेंस्ट में चले जाना है, ठीक। तो ये चीज बता रहा है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज। और नेशनल सर्विसेज के लिए भी आप तैयार रहिए। अगर कभी कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गया, और आपसे कंट्री बोलती है कि आपको आकर के मिलिट्री सर्विसेज में 1 साल के लिए रहना है, 2 साल के लिए रहना है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में हमारे मेंशन है। अब चूंकि नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप ये नहीं कि इसके आप, मतलब आपको बोला गया कि आपको चलना है मिलिट्री में, आप चले गए कोर्ट में कि नहीं नहीं हमको मिलिट्री में कैसे बुला लिए, तो वो चीज़ नहीं अलाउ है, क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। लेकिन ये लिखा गया है कि अपने कंट्री को डिफेंड करिए और नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल टू डू सो। अगर कोई राष्ट्र के हित में आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा, तो आपको क्या रहना है, उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा मेंशन किया गया अंडर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या लिख रहा है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया। इंडिया के क्या, सोवरेनिटी को भी, इंटीग्रिटी को भी और यूनिटी को भी हमें क्या करके रखना है, बना करके रखना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच डाइवर्सिटी, है ना। क्या है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ रिच डाइवर्सिटी। तो उसमें क्या करना है कि अपने को अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया, उसको बना करके अपने को रखना है। जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनके लिए ये चीज फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन की गई है। इसके बाद देखिए अगला क्या लिखा है, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड मतलब होता है फ्रेटर्निटी। तो हार्मनी मतलब क्या होती है, शांति, शांति बना के रखना है और भाईचारे को बना के रखना है, कहाँ पे, अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया में। तो हार्मनी मतलब क्या हो गया, शांति, और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड मतलब क्या हो गया, भाईचारा। तो शांति और अमन बना के रखना है अपने देश में, अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के बीच में, ठीक। ये चीज मेंशन है अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे क्या लिखा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। जो भी हमारे कंट्री में जो नेशनल इंपॉर्टेंस जो मॉन्यूमेंट हैं उनकी प्रोटेक्शन किसको करनी है, हम ही को करनी है। जो भी रिच हेरिटेज कल्चरल साइट है उसकी प्रोटेक्शन भी हम ही को करना है, या फिर कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए उसकी प्रोटेक्शन भी उसके सिटीजन्स को ही करना है, ठीक। तो ये सारी पॉइंट्स अलग से दे दी गई। टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। आगे देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट ने अलग से नियम बनाए हुए हैं, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर आपका ये नेशनल पार्क से रिलेटेड नियम हो गए, ठीक है, बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड नियम हो गई। तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट बनाए हुए हैं। साथ ही हमें अपने फॉरेस्ट का, लेक्स का, रिवर्स का और वाइल्ड लाइफ का भी क्या करना है, सेफ गार्ड को ध्यान रखना है। तो जो भी नियम, कायदे, कानून जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उसके अलावा देयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू टेक केयर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, देयर मॉन्यूमेंट, देयर रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, इवन द वाइल्ड लाइफ। किसी को अपने को क्या करना है, हार्म नहीं करना है। तो ये चीजें कहाँ मेंशन की गई हैं, अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज।
फिर देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब तर्क वितर्क जो भी कुछ आप करो उसमें थोड़ा साइंटिफिक कुछ चीज़ें रहे, कुछ लॉजिक रहे, बस ये नहीं कि हाँ सुनते आ रहे हैं तो बस उसी तरीके से चीज़ों को बोल दिया। जो कुछ भी प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी आपका एक स्टैंडर्ड हो तो उसमें साइंटिफिक चीज़ें ऐड ऑन हो, ना कि मतलब कुछ भी जो ट्रेडिशनल जो कहानियाँ चली आ रही थी किसी भी चीज़ को लेकर के वो अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ह्यूमनिज्म मतलब कि मानवता अंदर होनी चाहिए, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी गिव्स यू द कंडीशन फॉर द क्या उसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा। तो जितना ज़्यादा आप इंक्वायरी करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को लेकर के बढ़ेगी। ठीक, तो वो भी आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। तो ये कुछ आपके 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 3 और बच रहे हैं। तो अभी हम इन्हें इरेज करके साइड में कहीं लिख लेते हैं या फिर यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखिए, अगले जो 3 आपके बचेंगे उसमें एजुकेशन की बात की जाएगी, जो कि 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर तक के लिए क्या है, मतलब एक कंपलसरी है कि उसको देना ही देना चाहिए। एक वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। अगला फिर वही आएगा, ब्रदरहुड के लिए आएगा। तो चलिए हम उन तीनों को पहले देख लेते हैं। तो देखिए आपका 8 हो गया। देखिए 9th वाले को हम ले लें। 9th में क्या देख लेंगे हम, टू प्रोवाइड, है ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। क्या हम करेंगे, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। एज क्या हम रखेंगे, 6 to 14 ईयर्स। ठीक, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, एज क्या रखा जाएगा, 6 ईयर। इस चीज को ऐड किससे किया गया था, एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जो भी बच्चों का एज है 6 to 14 ये बेसिक एज है, उसमें एजुकेशन उनको देना ही देना है। उसको ऐड किससे किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है, एक ही आपका 9th हो गया। फिर जब हम 10th देखेंगे तो हमें ये बताया गया है कि टू बी गुड इन ऑल एक्टिविटीज। मतलब ये लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपको लगभग लगभग हर चीज में आपको ठीक रहना है, स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी, बिजनेस में भी, है ना, और या फिर किसी रिस्क टेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भी। उससे क्या बेनिफिट होगा कि अपनी जो कंट्री होगी वो एक हायर लेवल पे ग्रो करेगी। जब स्पोर्ट्स में कुछ कंपटीशन मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पार्टिसिपेट कर सको, फिर वही सेम इंडिविजुअल कुछ अगर स्पोर्ट्स का होता हो तो वहाँ जाकर परफॉर्म कर सके, कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में कुछ इनिशिएटिव हो वहाँ भी परफॉर्म कर सके। तो जब एक एक इंडिविजुअल जब 2-3 फ्रंट पे खेलेगा, एक इंडिविजुअल 2-3 फ्रंट पे जब खेलेगा तो क्या होगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बढ़ती जाएगी, उससे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और प्लस कंट्री को क्या करेगा, हर स्फीयर में सपोर्ट करेगा, चाहे एजुकेशन का था, चाहे स्पोर्ट्स का था, या फिर किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन को लेकर के था। तो वो क्या करना है, टू बी गुड इन ऑल एक्टिविटीज सो दैट आवर कंट्री राइजेस टू हाइट। सो दैट आवर कंट्री राइजेस टू हाइट, ये बात की गई है अपने 10th ड्यूटी में। मतलब सीक्वेंस थोड़ा अप डाउन हो सकता है लेकिन ये ड्यूटीज कुछ इसी तरीके से हैं। और अगले में बताया गया है कि सेफगार्ड हमें करना है क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी को, है ना, टू सेफगार्ड आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, एंड इसी के साथ में डू नॉट कमिट वायलेंस। ठीक है, तो ये चीज ऐड कर दी गई। तो इसमें क्या बताया गया कि टू सेफगार्ड आवर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डू नॉट कमिट द वायलेंस। जो आजकल कुछ सी बात पे वायलेंस हो जाती है जिसमें कि सबसे पहले किसको रेंडर की जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को ही। उस स्टेट के बस को जला दिया जाएगा, कुछ उसकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होंगी, पार्क होंगे, उनको जला दिया जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें क्या है, पूरी तरीके से गलत है, और उसको कहाँ मेंशन किया गया, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में, कि वैसा नहीं किया जाए।
तो टू सेफगार्ड आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, इनका हमें बचाव करना है अपने पब्लिक प्रॉपर्टी का। एंड डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस क्या हमें करना है, नहीं करना है। उसके ऊपर क्या लिखा गया था, टू बी गुड इन ऑल एक्टिविटी, सारी चीजों में लगभग लगभग हमें ठीक रहना है। सो दैट आवर कंट्री राइजेस टू अ ग्रेट हाइट, ठीक, वो भी हो गया। और अगला देखिए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, किस एज में दिया गया, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इसको ऐड किसे किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये अपने टोटल हो गए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। पहले अपने पास 10 ही थे, टोटल 10 ही थे। 2002 में क्या किया गया था, 11th को ऐड किया गया था। और जो 2002 में 11th को ऐड किया गया था, हमें लग रहा है कि वो 9th वाला है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स एज, ठीक है ना। तो ये अपने क्या हो गए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि वर्मा कमेटी के बारे में बात करती है, उसको हम देखते हैं। तो बस 2 मिनट का टॉपिक है वो, वर्मा कमेटी से रिलेटेड है कुछ। तो इसमें देखिए, ये क्या है, वर्मा कमेटी। ये कब आई थी आपकी, 1999 में, 1999 में। वर्मा कमेटी का कहना यह था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वर्मा कमेटी का देखिए रिकमेंडेशन क्या था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ लीगल प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो भी सारे नहीं, सम, यहां पे कुछ, सम फंडामेंटल ड्यूटी इम्प्लीमेंटेशन नीड्स अ लीगल प्रोसेस, ठीक। इन्होंने तो इस चीज को बोल दिया। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, उसमें हमने ऊपर देखा था ना, फर्स्ट और सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी में कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना था, ठीक, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना था। तो जैसे कि नेशनल फ्लैग को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अब इसमें तो लिखा था कि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है, कोर्ट तो जा नहीं सकते, कोई रिस्पेक्ट ना कर रहा हो। अब आपके सामने को खड़े होकर के क्या करे, झंडा को फाड़ रहा हो, ठीक, झंडे को फाड़ रहा हो, या फिर नेशनल एंथम हो रहा हो और पूरे तरीके से कंफर्टेबल हो, सभी लोग खड़े हो लेकिन वो ना खड़ा हो, ठीक। तो इस तरीके के जो केसेस कुछ कुछ सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, तो उनका ये कहना था वर्मा कमेटी का कि ऐसे तरीके के ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक लीगल प्रोसेस भी रखना चाहिए कि अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो आपके लिए पनिशमेंट है, ठीक। इन्होंने क्या इंक्लूड कराया था, पनिशमेंट के लिए उन्होंने इंक्लूड कराया था कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन में। बाकी सब तो ठीक है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए और नेशनल मॉन्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, वो सब तो ठीक है। लेकिन जैसे ये सब जो फंडामेंटल ड्यूटीज, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, या फिर सोवरेनिटी ऑफ इंडिया है जो उसकी बात की गई थी कि उसके बारे में हमें ध्यान रखना, सोवरेनिटी के लिए, यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। तो अगर इसमें भी कुछ अगर दिक्कतें आ रही, कुछ आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो कि सोवरेनिटी को हर्ट कर रही हो कंट्री के, तो इस तरीके के फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है, अपने को कोई लीगल प्रोसेस रखना है। तो ये रिकमेंडेशन किसका था, ये रिकमेंडेशन था वर्मा कमेटी का, ठीक है ना, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को काफी लिबरल छोड़ा गया है, लेकिन सभी पे ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिनके ऊपर क्या हमें रखना है, कुछ लीगल प्रोसेस को रखना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन उन्होंने कब दिया था, 1999 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ था, ठीक। तो ये आज की हमारी क्लास थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, इसको हम लोगों ने पूरे तरीके से फिनिश अप किया। इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। अगर इसको आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हो, जो भी बनी होगी 14, 15, 16 मिनट की, तो आपके जो वीडियोस होंगे वो अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे, आपका जो टॉपिक है वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।